कि अगर दो कॉइल्स हैं, कॉइल नंबर 1 एंड कॉइल नंबर 2, आप कॉइल नंबर 1 के करंट को चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगा। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चूंकि ये बहुत लंबा सोलेनोइड नहीं है तो हल्का फुल्का कर्व्ड तो होगा ही। अरे बोलो ना, बहुत लॉन्ग सोलेनोइड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगभग एकदम कैसी हो जाती, स्ट्रेट हो जाती। तो इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें एंटर नहीं करेगा, लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें एंटर करेगा ना। अब बोलिए, ये सब देख रहे थे कि नहीं हम लोग? तो आप बताइए कि अब अगर आप इसके अंदर का करंट बदलते हैं तो इसका अपोज करने के लिए ये अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा, इसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। लेकिन इसके करंट के बदलने की वजह से इसके अंदर का भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, फर्क इस पे भी तो पड़ रहा है, तो ये भी अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा। माने करंट बदल रहे हैं आप इसका, लेकिन ईएमएफ ये भी इंड्यूस कर रहा है। इसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। और फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम इसके फ्लक्स को φ2 बोल दें और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ को E2 बोल दें, तो बाबू φ2 इज इक्वल्स टू m इंटू I1 होगा। आपको याद होगा, हमने देखा था φ इज इक्वल टू L इंटू I होता है। तो जिसका करंट उसी का फ्लक्स तो L यूज होगा, लेकिन जिसका करंट उसके पड़ोसी का फ्लक्स तो क्या यूज होता है, M यूज होता है। और यहाँ M का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। और अगर हम EMF की बात करें तो वो होगा -MdI1/dt। अच्छा याद करिए, जो हमने देखा था E इज इक्वल टू -LdI/dt ना, अरे इसी से तो मिलता जुलता है ये। बस जिसका करंट उसी का EMF तो हम यूज करेंगे L, लेकिन जिसका करंट उसके पड़ोसी का EMF तो हम यूज करेंगे, माने बात पड़ोसी की होगी तो आएगा M। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा था। ये क्वेश्चन हो गया था क्या? मैं सुबह वालों से बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये हो गया था, ये हो गया था, हो गया था, प्रूफ हो गया था। ये देखो, इस सबको ये भी नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एक काम करते हैं हम अभी फिलहाल जो है मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ। सुबह वालों से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि शाम वालों में ये प्रूफ हो गया है ना। अब ये फॉर्मूला बताता हूँ और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो मैं इसको डिराइव कर दूंगा, ठीक है? तो अभी खाली है। अच्छा ओके बोला तुमने, पहले तुम बताओ सुबह का है शाम का है? शाम का है। लग रहा है तुम बिना काम का है। मैं कह रहा हूँ कि मैं सुबह वालों से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में। आपको कितने लोग थे जो बिना जलेबी खाए कल चले गए थे? जब शाम वाला, देखो जलेबी खाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, तो अगर वो कीमत चुकाने के लिए आप तैयार हैं तो किसी दिन फुर्सत में खिलाऊंगा जलेबी मैं आपको, ठीक है? ये इसका प्रूफ मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे, सुनिएगा एक मिनट। आपको याद है सेल्फ इंडक्टेंस? याद है सेल्फ इंडक्टेंस? अरे सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एक ही कॉइल ना चाहिए, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो कि L हुआ करता था उसका फॉर्मूला आता था म्यू नॉट N स्क्वायर L इंटू A, जिसमें म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या परमिएबिलिटी ऑफ आप एयर कह सकते हैं। अच्छा एक और बात है, अगर मान लीजिए कि इस सोलेनोइड को या इस इंडक्टर को हमने किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर रैप किया होता, दूसरे मटेरियल के ऊपर लपेटा होता, तो क्या लग रहा है फिर यहाँ पर म्यू नॉट आता क्या? तब तो इसकी परमिएबिलिटी ना आती। अगर ये आयरन है तो परमिएबिलिटी ऑफ आयरन लिखते हैं, एल्यूमिनियम है तो परमिएबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम लिखते हैं, है ना बाबू? तो ये हमने याद किया हुआ है। यहाँ देखिए कंडीशन क्या है, दो कॉइल्स हैं, होने ही चाहिए। अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो दो कॉइल्स तो होने ही चाहिए। अब देखिए वो दो कॉइल्स कैसे भी हो सकते हैं, एक के अंदर दूसरा हो सकता है, अगल बगल हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, आप समझ रहे हैं? हाँ, तो फिलहाल हमको जो पढ़ना है या जिसके लिए हमको डेरिवेशन करना है, उसमें एक कॉइल बाहर होगा, एक कॉइल अंदर होगा, और दोनों का लेंथ L है, दोनों का लेंथ जो है वो सेम है। अरे बोलिए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम नहीं, बाहर वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। अच्छा, बाहर वाले को हम S2 बोल रहे हैं, सोलेनोइड नंबर 2, अंदर वाले को हम S1 बोल रहे हैं, सोलेनोइड नंबर 1। तो बाहर वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम A2 कह दें, जा अंदर वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम क्या कह दें,
अगर हम A1 कह दें, अंदर वाले का नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ अगर N1 हो जाए, आप समझे नहीं, बाहर वाले का नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ अगर क्या हो जाए, N2 हो जाए, अंदर वाले का टोटल नंबर ऑफ टर्न अगर N1 हो जाए, हे भगवान, दो बातें होती हैं, एक होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, एंड एक होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न विच इज डिनोटेड बाय क्या, कैपिटल N। सही है, तो स्मॉल n और कैपिटल N। तो बताइए कैपिटल N का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो N1 इंटू एल, और ये N2 हो जाएगा आपका N2। अरे पहली बार नहीं कर रहे हैं रे, बहुत बार किया। इवन सोलेनोइड का जब हम लोग सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे ना, म्यू नॉट एन आई, वहां भी हमने यूज किया है। फिर हमने सेल्फ इंडक्टेंस डिराइव करते समय इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है। बोलो, नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ में लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, ठीक है, तो ये बात है। तो अभी क्या है कि हमको पता करना है कि इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो फॉर्मूला चलो याद करो, म्यू नॉट इसमें था, इसमें भी म्यू नॉट ही आएगा। इसमें n स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर तो दो कोयल है जिसमें एक का N1 है, एक का, तो क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाए, N1 इंटू N2 लिखा जाए। देख रहे हो, मैंने कहने का मतलब यहाँ एक ही कोयल था तो n स्क्वायर था, यहाँ दो कोयल है, N1 इंटू N2 करो, क्योंकि डायमेंशनली सेम भी तो रखना है। ये भी इंडक्टेंसी है, ये भी इंडक्टेंसी है, बस ये सेल्फ था और ये म्यूचुअल था। ठीक है, उसके बाद इसमें L है, इसमें भी L आएगा क्योंकि दोनों का लेंथ है में। इसमें एरिया है तो इसमें एरिया आएगा। किसका एरिया आएगा, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, एरिया हम हमेशा अंदर वाले का। और क्यों लेते हैं, ये तो डेरिवेशन का पार्ट है, वो जब हम लोग डिराइव करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको एरिया हमेशा किसका लेना होता है, वो अंदर वाले का लेना होता है। तो ये हो जाएगा आपका A1। क्या आपको ये समझ में आया? और मैं तो कहता हूँ कि इसको याद करने के लिए हमको अलग से मेहनत भी नहीं करना है। अगर ये हमको याद है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, तो क्या ये अलग से मेहनत करके याद करेंगे? बोलो नहीं, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि म्यू नॉट N1 N2 L इंटू कितना A1 हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब ये हम देख रहे थे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है रिलेटिव क्लोजनेस पर। रिलेटिव क्लोजनेस का मतलब हुआ ना कि कितना नजदीक रखा हुआ है। तो जितना ज्यादा नजदीक रखा रहेगा ना, आपको नहीं लग रहा है कि एक दूसरे की वजह से उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? बोलो, जैसे मान लो कि अब वो चार लोग बैठे हुए हैं, अब एक वो है जो हेलो, अब ये जो एक जो है उसमें बकबका रहा है, क्लास चल रहा है, बीच बीच में बोल रहा है, तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? जो सबसे बगल में है। जितना आप दूर चलते चले जाइएगा उस पर उतना ही कम असर पड़ेगा। वही बात यहाँ पर है। यहाँ दो कोयल्स जो हैं ऐसे रखी हुई हैं कि एक के अंदर ही एकदम दूसरा है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो एक के अंदर अगर दूसरा है तो एक के करंट में बदलाव होगा तो दूसरे पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। बोलिए, जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें करंट भेजा और इसके करंट को हम लोग बदल रहे हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी के अंदर ना होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसका सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी आ गया? अब बोलिए ना। हाँ, लेकिन क्या है ना कि इस केस में इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो एक एक करंट को बदलिएगा तो दूसरे पर थोड़ा कम असर पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि इसका मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस ना करे, लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं था। अंदर वाले का सारा मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बाहर वाले में आ जाएगा, लेकिन इसमें है कि कुछ बाहर भी निकल गया, लेकिन बहुत सारा क्रॉस भी करेगा। अरे बोलो जल्दी। तो असर तो पड़ेगा इस पर, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना इस केस में पड़ रहा था। अच्छा, इस केस में वो और दूर चला गया ना, हाँ, तो हो सकता है कि ये वाला भी क्रॉस ना करे, फिर आपका ये वाला भी क्रॉस ना करे, कुछ कुछ क्रॉस करेगा इसमें। तो जितना दूर चलते जाएंगे असर उतना ही कम पड़ेगा। असर उतना ही कम पड़ेगा का मतलब हुआ इंडक्शन उतना ही कम होगा। अरे बोलो, हाँ, इंडक्शन उतना ही कम होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस इस केस में कम आएगा। तो सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस कहाँ होगा? अरे देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा फर्क कहाँ पड़ रहा है।
इसमें ना तो M1 इज सबसे ज्यादा, उसके बाद M2 एंड द M3 इज सबसे कम। क्लियर? तो इस पर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है किस पे? देयर ओरिएंटेशन पे। तो ओरिएंटेशन का मतलब हुआ कि देखो नजदीक जितना इधर है उतना ही उधर भी है, उतना ही उधर भी है। ओरिएंटेशन में अंतर है। तो क्या लग रहा है तुमको सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा असर किस केस में पड़ना चाहिए? पड़ोसी के करंट के बदलने की वजह से। हमको तो लग रहा है कि इसमें पड़ना चाहिए। वजह है कि इसमें से निकलने वाला बहुत कुछ मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ना, बहुत सारा जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा? कुछ काच इसमें जाएगा, अब बहुत सारा इसमें नहीं। आप समझ रहे हैं? इस केस में आप देख रहे हैं, इस केस में तेरे कौनो नहीं जाएगा। कौन जाएगा इधर से? मुड़ कैसा जाता है क्या कोई? तो हमको तो लग रहा है कि इस केस में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा ही नहीं रहा। अरे वो तो ऐसा निकल के ऐसा ना चला जाएगा, ऐसे आएगा खटाक से थोड़े कौन मुड़ेगा। तो मुझको तो लग रहा है कि ये कितना होना चाहिए, लगभग लगभग 0 ही होना चाहिए, कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो क्लोजनेस पे तो डिपेंड करता ही है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन कैसा है। अरे बोलिए ना। और हमने डेरिवेशन बस यही वाले केस का किया है, यही वाले केस का, बाकी सब का डेरिवेशन हमने नहीं किया है। बाकी सब तुमसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस केस में भी बताइए सबसे ज्यादा कौन होगा? M1 होगा, उसके बाद कौन होगा? M2 होगा, और उसके बाद कौन होगा? M3 होगा। ठीक है, तो ये और भी जैसे साइज ऑफ इंडक्टर पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो ना फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था उसमें देखिए L आ जाता है कि नहीं? तो L का मतलब वो कितना लंबा है इस पर डिपेंड करेगा। और क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब साइज में देखो लंबाई भी आ जाता है, चौड़ाई भी आ जाता है। तो L और M में पे तो डिपेंड करेगा ही, और साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उन बातों पे भी डिपेंड करेगा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, करंट इज फ्लोइंग थ्रू बोथ द कॉइल्स। अब मान लीजिए इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, और कमाल की बात यह है कि हम दोनों के करंट को बदल रहे हैं, इसको भी बदल रहे हैं और उसको भी बदल रहे हैं। तो सुनिएगा, इसके बदलने की वजह से इस पर तो असर पड़ेगा ही, इस पर भी तो असर पड़ेगा। इसके बदलने की वजह से इस पर तो असर पड़ेगा ही, उस पर भी तो असर पड़ेगा। यानी इसमें ईएमएफ दो वजह से इंड्यूस्ड होगा। एक तो खुद के दुख से दुखी है ये, ऊपर से पड़ोसी के दुख से भी थोड़ा बहुत दुखी होना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं कहूं कि इसमें अगर E1 ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और इसमें कितना E2 ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो बताइए E1 कितना होगा? तो पहले बताइए अपने करंट के चेंज की वजह से जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अरे यार, अरे जिसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे, वो ईएमएफ कितना होगा? तो माइनस LdI1/dt। अरे जिसका करंट उसी का ईएमएफ क्या यूज करोगे? L यूज करोगे। लेकिन अच्छा L1 है, ठीक है, गुड गुड, L1 हो जाएगा। क्या बोलते हो सुभाष, क्या होगा तुम बताओ? L1। हाँ, उसके बाद ये बताइए कि इसमें इसके करंट के चेंज की वजह से भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो पड़ोसी के करंट के चेंज की वजह से अगर किसी में ईएमएफ इंड्यूस हो तो उसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। एंड देन वी विल बी यूजिंग क्या? ओए लड़का, क्या दिक्कत क्या है? हाँ, बैग उठाओ, घर जाओ, बैग उठाओ, जाओ। ठीक, उसके करंट की वजह से अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो वो तो म्यूचुअल इंडक्शन ना हो गया, और तब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कितना होगा? -M। तो DI1। क्या बात करते हो? हम E1 लिख रहे हैं तो I1 नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में पड़ोसी का करंट लिया जाता है। तो ये हो जाएगा I2 क्या? DT। सही है ना बाबू? मैंने अपना करंट है तो L यूज होगा, पड़ोसी का करंट है तो M यूज होगा, सिंपल सी बात है। और E2 अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? माइनस, हाँ तो सुनिएगा, एक तो अपने करंट की वजह से भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो हो जाएगा माइनस क्या है? L2dI2/dt, अब माइनस MD
I1/dt, माने हम m अगर लिख रहे हैं तो खुद का करंट थोड़े लिखेंगे, बगल वाले का ना लिखेंगे, तो ऐसा होगा। हालांकि कभी ऐसा पूछेगा नहीं तुमसे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सही है, देखिए आपकी किताब में लिखा हुआ है ये सब लिखा है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? ठीक है, सुनिए। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन? हो जाएगा जब नेबरिंग करंट के चेंज की वजह से अगर कोई कॉइल नेबरिंग करंट के चेंज का अपोज करने के लिए अगर कोई कॉइल अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर ले, इस प्रोसेस को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। बिहार बोर्ड 2020 2 नंबर। ये बताइए। हो गया? हाँ सुनो, 2 coils आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। 2 coils को हमने एक दूसरे के करीब रखा है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कोयल डिपेंड्स अपॉन, वो किस पर डिपेंड करता है? मैंने कहने का मतलब, मान लो एक कोयल ये है और एक कोयल मान लो ये है, तो आपको बताना है कि क्या ये डिपेंड करता है क्या कि करंट किस रेट से बदल रहा है? ये di/dt पर डिपेंड करता है? नहीं यार, अभी तो हम लोगों ने देखा ना कि m इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स n1 n2 l इंटू अंदर वाले का एरिया। अरे बोलो भाई, ठीक है, ऐसा हमने देखा था। तो इसमें कहीं भी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं आ रहा है, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगला कहता है रिलेटिव पॉइंट एंड ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है क्या? माने रिलेटिव पॉइंट का मतलब वो एक दूसरे कितने करीब हैं, और ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, बिल्कुल उन बातों पर ये डिपेंड करता है। तो ये तो हो जाएगा, और ये ट्रिपल ही सिंगल ही करेक्ट होता है, तो एक मिल गया। तो आगे वाला चेक नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करेंगे। द मटीरियल ऑफ द वायर्स ऑफ द कोयल, ये वायर्स किस मटीरियल से बने हुए हैं इस पर डिपेंड करता है। नहीं, मटीरियल पर डिपेंड तो करता है, लेकिन कौन से मटीरियल पर डिपेंड करता है? अरे उस मटीरियल पर डिपेंड करेगा जो इनके अंदर है। ओ माय गॉड, जिसके ऊपर हमने इनको लपेटा है। वायर के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा। आप एल्यूमिनियम का वायर लीजिए, आप कॉपर का वायर लीजिए, ठीक है, इंडक्टेंस सेम ही होगा, तो ये भी गलत हो गया। अगला कहता है द करंट इन द 2 coils, कितना करंट जा रहा है इस पर डिपेंड करेगा? नहीं नहीं, इस फॉर्मूले में कहीं कोई करंट, वो तो बस लंबाई चौड़ाई, नंबर ऑफ टर्न्स, अंदर का मटेरियल, इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहा बताइए? ऑप्शन नंबर बी रहा। क्या बोलते हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अ कोयल Q इज कनेक्टेड टू अ लो वोल्टेज बल्ब B। आपको एक कोयल Q दिख रहा है और इसमें एक बल्ब है जो लो वोल्टेज का बताया जा रहा है, मतलब हल्का फुल्का भी वोल्टेज मिलेगा ना तो ये जल उठेगा। अब हो क्या रहा है कि उस कोयल को हम उससे दूर लेके जा रहे हैं। अच्छा, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये कोयल इसमें भी है, कोयल इसमें भी है, लेकिन इसको हमने एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ के रखा है। ये वोल्टेज सोर्स एक एसी सोर्स है। सुनिएगा, अगला चैप्टर ही हमारा एसी है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एसी सोर्स ऐसा सोर्स होता है ना जिससे होके गुजरने वाला जो करंट होता है वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगातार चेंज करता है। अभी 0 एम्पियर स्विच ऑन करोगे तो 0 एम्पियर करंट निकलेगा, फिर थोड़ी देर बाद 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर होगा, फिर वो करंट घटने लगेगा, 5 से 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, और फिर करंट इधर ना जाए कभी इधर से जाएगा। बोलो ना, तो कभी करंट इधर से जाएगा, कभी करंट इधर से जाएगा, कभी करंट बढ़ रहा होगा, कभी करंट, यानी कि ये इसमें से निकलने वाला करंट हर हिसाब से वेरी करता है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी और डायरेक्शन के हिसाब से भी। क्यों करता है ये इसी चैप्टर के आखिरी में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे एसी जनरेटर। सुन रहे हो? और प्रॉपर्टीज वगैरह नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में देखेंगे। बस इतना समझिएगा कि इसमें से निकलने वाला करंट जो है वो वेरिएबल है। सही है? तो सवाल है कि भाई अगर हम इसको इधर दूर लेके जा रहे हैं तो आपको कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना है, जिसमें द फर्स्ट चीज कि बल्ब बी लाइट्स, ये बल्ब क्यों जल उठेगा? ये बल्ब क्यों जल उठेगा? हालांकि इस क्वेश्चन के लिए उसको एसी सोर्स देने की जरूरत ही नहीं वैसे। हाँ बोलिए, क्यों जल उठेगा?
क्यों बल्ब क्यों जल उठेगा? बल्ब क्यों जल उठेगा? क्योंकि क्योंकि इसके दूर जाने से इसके अंदर का फ्लक्स लगातार चेंज होगा। और फैराडे को कहता है कि किसी भी कोयल या किसी भी लूप के अंदर अगर आप फ्लक्स बदलते हैं तो उसका अपोज करने के लिए वो अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा। और चूंकि सर्किट कंप्लीट है तो इस ईएमएफ की वजह से करंट पैदा हो जाएगा, और करंट पैदा होगा तो ये बल्ब जल उठेगा। इसको हम अपने लैंग्वेज में अंग्रेजी में लिख देंगे। बोलिए, ठीक है। अगला कहता है बल्ब गेट्स डीमर। आप बताइए कि ये बल्ब लगातार डिम होता जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे ना। तो शाम वाले लोगों को तो मैंने बताया है ना, ये यही पे लाके छोड़ दिए थे। अच्छा, हल्ला हो गया था इसलिए छोड़ दिए थे। वैसे वो लड़कवा आया नहीं है, उसको मेरा क्लास डिस्टर्ब किया, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। इफ द कोयल क्यू इज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, माने इसको अगर हम लेफ्ट लेके जाते हैं। एक मिनट पहले रुक जाइएगा, एक बात है। लेकिन तुम एक बात बताओ, ये पहले वाला जो क्वेश्चन है ये हमको उसको मूव करा के एक्सप्लेन करना है, या मूव हमको सिर्फ सेकंड वाले पार्ट में कराना है? हमको तो लग रहा है सेकंड वाले पार्ट में करना है, पहले वाले पार्ट में मूव नहीं कराना है हमको। पहले वाले पार्ट में बस ये कोयल बगल में है, क्योंकि अगर मूव करा रहा होता ना ये हर सिचुएशन में, तो उसको वो कहाँ लिखता है? ये जो क्वेश्चन था उसमें लिखता है कि एक पी कोयल है, एक क्यू कोयल है, सुन रहे हो, और उसके बाद उसको मूव कराया जा रहा है। तब बताइए बल्ब क्यों जल जाता है? जबकि मूव कराने वाली बात मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मुझको अब दिखा है कि मूव कराने वाली बात तो बी पार्ट में है से। हाँ, तो अब दोबारा से एक्सप्लेन करिए। मूव नहीं कराया जा रहा है तब भी बल्ब क्यों जल जा रहा है? अब बताइए क्यों जल जा रहा है? क्योंकि तब आप बोलेंगे कि कोयल पी जो है वो किससे कनेक्टेड है? बोलिए। एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है। एसी सोर्स से निकलने वाला जो वोल्टेज होता है, सॉरी, एसी सोर्स से निकलने वाला जो करंट होता है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के हिसाब से वेरिएबल होता है, जिसकी वजह से कोयल पी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और कोयल क्यू का भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि कोयल पी से निकलने वाली कुछ फील्ड लाइंस कोयल क्यू को भी क्रॉस कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो ना क्या लिखना है? अंग्रेजी में कन्वर्ट तो कर ही लोगे। हाँ ठीक है बाबू, तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, ये जो कि इसका करंट चेंज हो रहा है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इसके बगल वाले का भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और इस वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो होगा तो बल्ब जल जाएगा। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि अब हमने उसको मूव कराना शुरू किया तो देखा कि ये बल्ब लगातार डिम होता जा रहा है। आप बताइए क्या वजह है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कम हो रही हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये बल्ब जल उठेगा। डिम क्यों होगा ये बताइए। अब तो मेरे ख्याल से सब लोग बता सकते हैं। हाँ, सब लोग, शाम वाला, सुबह वाला, सब बता सकता है। देखते हैं कौन बताता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चेंज होगा। ये सब बातें जो हैं मेरे बहुत ऊपर से जा रही हैं। आई कांट अंडरस्टैंड ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो रहा है। सुनिए एक मिनट, हेलो। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, अगर उस ईएमएफ का हम फॉर्मूला लिखना चाहें, देखिए जब कुछ ना समझ में आए तो एकदम हम सबसे जो बेसिक डेफिनेशन या बेसिक मैथमेटिकल फॉर्म था हम वहां जाते हैं। आप बताइए ये बल्ब डिम होगा तो इसका ये मतलब हो गया कि अब पहले से इसमें कम करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब पहले से अब इसमें कम ईएमएफ आ रहा है। तो आप ईएमएफ का फॉर्मूला लिखिए। आप बताइए, वो होता है -md। चलिए ठीक है, इसको हम लोगों ने अगर EQ बोला तो ये DIP नहीं हो जाएगा। तुमको कुछ समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय dt नहीं हो जाएगा। एक मिनट, हेलो। इट डिपेंड्स अपॉन ओनली 2 थिंग्स, m एंड DIP बाई dt। तुमको क्या लग रहा है? DIP बाई dt इसमें का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ना है, तो तुम्हारे इसको इधर लेके जाने से इसके करंट के चेंज का रेट बदल जाएगा।
इसमें मान लो 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से करंट बढ़ रहा था पहले, मान लो तुम इधर लेके जाओगे तो अब उसमें असर पड़ जाएगा, उसमें कहीं का कुछ भी असर पड़ेगा, वो तो जिस हिसाब से अपना करंट फ्लो करा रहा तो कराएगा ही। तो इस पर असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा किस पर, इस एम पर। हे भगवान, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव क्लोजनेस, और हम जब इसको लेके मूव कर रहे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है, का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस लगातार कम हो रहा है। और अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस लगातार कम होगा, अरे कम होगा तो ईएमएफ कम होगा ड्यू टू दिस फॉर्मूला। इट इज वेरी क्लियर। क्या बोलते हो? हाँ, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये कम होगा। और अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा तो ईएमएफ कम होगा, और ईएमएफ कम होगा तो बल्ब, करंट कम होगा, करंट कम होगा तो बल्ब जो है वो डिमर होता जाएगा। समझ में आई बात? ओरिजिनल बात। देखिए सीबीएसई जो है ना, वो कमाल का बोर्ड है, एकदम दिल खुश हो जाता है। ठीक, किसका? मेरा। हाँ, चलिए ये क्या कहता है, डिफाइन म्यूचुअल, ये सब हो गया ना, कर चुके हैं हम लोग। म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर देंगे, किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने पड़ोसी में हो रहे करंट के चेंज का अपोज करने के लिए अपने अंदर ईएमएफ पैदा कर ले, इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ, और उसका ऐसा यूनिट हेनरी ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बताइए जेई मेन 2019, थोड़ा एक किताब हमको उधार दीजिएगा क्या? चलिए चेक कर लें। आज नहीं सब क्वेश्चन है कि नहीं? ठीक है, देखो। हाँ, इसका आंसर है क्या? ये तो हमको लग रहा है कि कोई नॉर्मल ही क्वेश्चन होगा। देयर आर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स हैं क्या? कोएक्सियल सोलेनोइड्स का क्या मतलब हुआ? कि दोनों सोलेनोइड का एक्सिस एक ही होगा, मतलब वही हुआ, एक है और उसी के ऊपर एक दूसरा भी होगा। ठीक है, द इनर एंड आउटर कोयल्स हैव, लेकिन रेडियस देखिए अलग अलग है। तो कह रहा है कि एक कोयल ऐसा बाहर है, क्या बोलते हो, और एक कोयल कहाँ है, अंदर है। तो चलिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि ये अंदर बाहर जो है ये हमको हाँ अलग अलग दे। R2 एंड R1, बाहर वाले का शायद इनर एंड आउटर, तो अंदर वाले का R1 है, बोलो रे, अंदर वाले का क्या है, R1 है, ये R1 है, आई बाहर वाले का क्या है, R2, ऐसा बोला है। एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 एंड N2, वही तो है जो हमने डिराइव किया था अभी। सही है। द रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इनर कोयल इज, आपको बताना है कि ये जो अंदर वाला कोयल है उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा और सेल्फ इंडक्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो पहले तो तुम ये बताओ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। म्यू नॉट, फालतू सवाल है, तो नीट लेवल का सवाल होगा। म्यू नॉट N1 N2 L इंटू अंदर वाले का अंदर वाले का एरिया। अब ठीक है, बाद में लिख लेंगे पाई R1 स्क्वायर, अगर जरूरत पड़ा तो, हमको नहीं लग रहा जरूरत पड़ेगा। और बाबू म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला था म्यू नॉट N स्क्वायर, तो अंदर वाले का ही N न लेंगे, तो N1 स्क्वायर L इंटू अंदर वाले का ही तो A1 लेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये से ये कट गया, एगो से एगो कट गया, एगो से एगो कट गया, एगो से एगो कट गया, आंसर आ गया N2 बाई क्या, N1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू थैंक यू। हाँ चलिए ये बताइए,
क्या लग रहा है आपको? दो कोयल है। कह रहा है कि इसमें सबसे भयंकर माने सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस किस केस में आएगा? किस केस में आपको लग रहा है? इसमें लग रहा है ना, क्योंकि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इस कोयल में से, उसमें से बहुत सारी जो है इसको क्रॉस करेंगी। अरे हाँ तो बोलिए। हाँ ठीक है, इसमें क्रॉस करेगा क्या? ये इसमें तो पैरेलल पैरेलल नहीं निकल जाएगा। तुम समझ रहे हो? बात ऐसा है कि देखिए कोयल जो है वो ऐसा है, कोयल ऐसा है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से निकल के ऐसे चली जाएंगी, चाहे इधर से चली जाएंगी, क्रॉस तो इसको नहीं ना करेगा। हाँ तो हमको तो लग रहा है कि यार इसमें तो जीरो होना चाहिए। अरे कुछ तो बोलो यार। इसमें भी बताओ ना, इसमें भी बताओ ना। इसमें भी हमको लग रहा है कि मतलब ऐसा जाएगा भी तो वापस लौट के आ जाएगा, फ्लक्स जीरो हो गया उसका। आप समझे ही नहीं। तो सबसे बढ़िया म्यूचुअल इंडक्टेंस कहाँ हो रहा है? ए में हो रहा है। और कुछ कुछ तो ऐसा भी होगा जो एकदम पैरेलल चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो ठीक है, ये नंबर आपको समझ में आ रहा था ना? कोयल का आमने सामने होना जरूरी है, तब ना एक में से निकल के दूसरे में क्रॉस करेगा। अरे बोलिए ना। चलिए ठीक है, ये एनसीईआरटी का सवाल है क्या? है ना आपके किताब में, देखिएगा 72 नंबर सवाल यही ना है। चलिए ठीक है। सोलेनोइड of length 50 centimeter with 20 turns per centimeter and area of cross section 40 centimeter square completely surrounds another coaxial solenoid of same length, area of cross with the calculate the mutual। अरे फॉर्मूला है क्या है ये? फॉर्मूला बोलो। म्यू नॉट म्यू नॉट n1 n2 l इंटू ए, ऐसा हो जाएगा। गुड, बहुत बढ़िया। सोलेनोइड है, एक सोलेनोइड है। अच्छा एक पहले ही बताओ कि कंप्लीटली सराउंडेड बाई, तो ई कहने का मतलब ये अंदर ना हो गया है, सराउंडेड बाई दूसरा सोलेनोइड है तो ये अंदर हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक का नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। नहीं 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 नहीं, ये क्या लिख रहा हूं मैं? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ना, तो ऊपर लिखा जाएगा नंबर ऑफ टर्न, तो 20 टर्न पर कितना? 50 सेंटीमीटर। 20 टर्न पर 50 सेंटीमीटर। अच्छा है, अच्छा ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा तुम करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 टू द पावर -2 टर्न पर मीटर। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है चीजों को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना, क्योंकि हम आंसर भी तो ऐसा यूनिट में ही ना देना चाहेंगे, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इसको 2000 बना देगा। पहले तो इसे तो काट दो, सॉरी 200 बना देगा। 200 बट्टा 5 कितना हो जाएगा? 40 टर्न पर मीटर हो गया। सिमिलरली आप n2 निकाल लीजिए, तो बताइए n2 कितना है? ओह, तुम लोग यार, तुम लोग का दिमाग, लेकिन हमको लगता था कि आतवार को तो कम से कम एक दिन काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। एक्चुअली बात यह है कि इसने नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ही दिया है ना जी। ओहो हो, मुझको लगा कि नंबर ऑफ टर्न दिया है और लेंथ दिया है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हमको निकालना पड़ेगा, हमको ऐसा लगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो N1 कितना दिया है? 20 टर्न पर सेंटीमीटर, ऐसा ना दिया है? गुड गुड गुड। तो पर सेंटीमीटर को हम 10 टू द पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। अभी देखो सही है ना? चलो ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो 200 बनेगा, सॉरी 2000 बना देगा इसको, तो 2000 टर्न पर मीटर आ गया। सिमिलरली क्या हम लोग N2 निकाल सकते हैं? माने जो बाहर वाला कोयल है उसका निकाल सकते हैं। कितना दिया हुआ है बताइए? 25 टर्न पर सेंटीमीटर। तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये 2500 टर्न पर मीटर हो जाएगा, क्योंकि 25 टर्न पर सेंटी का मतलब क्या होता है?
10⁻⁻² मीटर होता है, तो ऊपरवा जाएगा तो ये हो जाएगा 2500 टर्न पर मीटर। देखिए N1 N2 हमने निकाल लिए। अभी हमको फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है m का, जो कि होता है म्यू नॉट N1 N2 L इंटू क्या। अच्छा, तो कौन सा वाला ए? अंदर वाले का है, अंदर वाले, तो A1 हम लोग लिख देंगे, क्योंकि अंदर वाले कोयल को इसने भी नहीं, इसने कुछ नहीं बताया है तुम, लेकिन हम लोग तो अंदर वाले को A1 ही ना लिख रहे थे, तो वो कर लेंगे। म्यू नॉट की जगह लिख लेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। N1 की जगह पे 2000, N2 की जगह पे 2500, और लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का लेंथ 85 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटी का मतलब 10⁻⁻²। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए दिया दोनों का है, बाहर वाले का कितना दिया है, अच्छा ऊपर वाला बाहर वाला है, कोई बात नहीं है, तो इसका ज्यादा है तो यही बाहर वाला होगा। हाँ, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। और अंदर वाले का 25 किसका लिया जाएगा, अंदर वाले का ना लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो 25 लिख लेना, तो 25। और तुम बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये कितना होगा, ये क्या हम लोग 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं नहीं नहीं, ये पूरे का ना स्क्वायर आएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आ जाना चाहिए जो भी आएगा, ठीक है। अरे बोलो, आ जाना चाहिए, कर लेना आप लोग, कौन अब बैठ के उसको कैलकुलेट करेगा। भाग नहीं ना है, गुना ही है, गुना तो हो ही जाता है, भाग देने में ना थोड़ा सा परेशानी होता है। चलिए ये क्या है ये बताइए। देखिए सोचिए करिए क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, कम से कम क्वेश्चन समझ में आया क्या कहता है, बोलो संतोष, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो ठीक है, देखते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कोयल्स हैं, देखिए ये सोलेनोइड नहीं है कोई, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कोयल्स हैं, ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते। तो एक कोयल हमारा ये है, बोलो, अब कॉन्सेंट्रिक है तो काहे के लिए ऐसा बनाएंगे हम लोग, चलो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसा ना बना के ऐसा ही बना लेते हैं। एक कोयल मान लीजिए ये है, और एक कोयल मान लीजिए ये है, और जाहिर सी बात है कि अंदर वाले का रेडियस क्या होगा, R1 होगा, बाहर वाले का रेडियस है ना बाबू, अंदर वाले का रेडियस जो है वो बाहर वाले के रेडियस से छोटा है, लेकिन सिर्फ छोटा ही नहीं है, ये तो बहुत बहुत छोटा है। आप समझ रहे हैं, ये तो समझिए ना कि ये कोई स्टेडियम है, ये कोई स्टेडियम है, तो ये जैसे गोल्फ बॉल वाला होल नहीं होता है, तो उस टाइप का ये होल है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत बहुत लाखों करोड़ों गुना आप इसको छोटा मान सकते हैं, है कि नहीं। ऐसा समझिए कि ये कोई एटम है तो ये उसका न्यूक्लियस है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। प्लेस्ड कोएक्सियली का मतलब हुआ कि ना ही सिर्फ इनका सेंटर एक है, बल्कि इनका एक्सिस भी एक है, मतलब दोनों सेम ही प्लेन में है। अरे एक्सिस का मतलब क्या होता है, ये चीज होता है, वो लाइन जो सेंटर से पास करे और कोयल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो दोनों का एक्सिस भी सेम है, जो डिसाइड करता है कि दोनों का प्लेन भी सेम होगा, ऐसा है, ठीक है। फिर कहता है ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, कैसा करें, हमको इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, कैसे करें। पहले एक बात बताऊं,
इसने नंबर ऑफ टर्न का कोई जिक्र नहीं किया है ना, तो हमको एक ही लेना पड़ेगा। तब कहने का कोयल है, लेकिन एक्चुअल में इसका बिहेवियर किसकी तरह होगा? लूप की तरह होगा। क्योंकि अब हम अपने से काहे के लिए मानेंगे? हमारे फाइनल आंसर में अगर n1 n2 आ जाता है तो उस n1 n2 का यहाँ कोई जिक्र है ही नहीं। तो बोलना चाहिए ना कि जो बाहर वाला कोयल है उसमें n1 है चाहे अंदर। ठीक है, नहीं करेंगे। बोलिए क्या कर सकते हैं हम लोग? एक बहुत शानदार क्वेश्चन है? तो हम ना बेसिक डेफिनेशन पे चले जाएंगे। बेसिक डेफिनेशन का मतलब हुआ है कि हम किसी एक में करंट भेज के किसी दूसरे का फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो सवाल है कि हम किस में करंट भेज के किसका फ्लक्स निकालें? हम बाहर वाले में करंट भेज के अंदर वाले का फ्लक्स निकालें, कि हम अंदर वाले में करंट भेज के बाहर वाले का फ्लक्स निकालें? हाँ, तो अंदर वाले में करंट भेजोगे तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, अरे बोलो, तो वो तो खैर यहाँ भी होगा, फिर कुछ अंदर भी जाएगा, ऐसा भी तो होगा है। तो बाहर वाले में अगर फ्लक्स देखोगे तो फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न तो हम इसका कितना लेने वाले हैं? 1 लेने वाले हैं, क्योंकि उसका जिक्र नहीं है तो हम लोग एक ही टर्न का मानेंगे इसको। हम लोग एरिया भी इसका लिख लेंगे। लेकिन तुमको क्या लग रहा है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा? आप मेरी बात बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा। 1 मिनट, कहाँ हो तुम? पता है, अगर किसी दिन इसमें जान आ गई ना तो 30-40% का प्रॉफिट ये भी मांगना चाहेगा। मैं कह रहा हूं कि इसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, बोलिए बाबू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो पहले तो ये बताइए कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा एकदम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो बता सकते हैं, म्यू नॉट I/2R। क्या वही यहाँ भी होगा क्या? वही यहाँ भी होगा क्या? वही यहाँ भी होगा क्या? अच्छा, वही यहाँ भी होगा क्या? वही, आप समझ रहे हैं ना? मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा इस प्लेन में। हमको एक ही जगह का पता है और वो कहाँ का होता है, बाकी जगह का हमको नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि अंदर वाले में करंट भेजते हैं और बाहर वाले का फ्लक्स देखते हैं। तो बाहर वाले का फ्लक्स जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। क्या बोलते हो? क्योंकि हम NB और A तभी यूज कर सकते हैं, माने एक बार में हम टोटल एरिया तभी ले सकते हैं जब B कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो। ये यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं है बाबू। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है वो यहाँ नहीं होगा, वो यहाँ नहीं होगा, वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। वेरिएबल है तो हमको क्या करना पड़ेगा? छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा। छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा, फिर पता करना पड़ेगा कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ये बहुत ही टफ प्रोसेस हो गया। ये हमको लग रहा है कि नहीं होगा, फ्लॉप कर गए हम लोग। उल्टा करते हैं, बोलो, उल्टा कर। बाहर वाले में हम करंट भेजते हैं, बाहर वाले में हम करंट भेजते हैं और अंदर वाले का फ्लक्स देखते हैं। तो बताओ, इसमें हमको फ्लक्स अगर जानना है, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे? NBA cos थीटा। n की जगह ठीक है नंबर ऑफ टर्न हम 1 लेंगे, जिक्र नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लग रहा है, इसकी वजह से यहाँ कितना आएगा, सेंटर पे कितना आएगा ये बताइए? म्यू नॉट I/2R, जिसमें R में ये R2 लिखेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि ये R1 बहुत, हाँ, यही वजह है कि इसने R1 को बहुत छोटा है, क्योंकि इसको भी पता है कि अगर इस R1 को हम बढ़ा दे देंगे तो जो यहाँ होगा वो यहाँ वो नहीं होगा, वो यहाँ नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना? तो चूंकि R1 बहुत छोटा है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा वही यहाँ होगा। यानी हम एक बार में ये टोटल एरिया ले सकते हैं और यहाँ का हमको मैग्नेटिक फील्ड भी पता है। अरे बोलिए ना, हो गया, हम सॉल्व कर पाएंगे। तो करंट कहाँ भेजना ठीक रहेगा? बाहर भेजना ठीक रहेगा। इस क्वेश्चन को देखिए आप बहुत बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है? बहुत यूनिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि देखिए नीट का जो लेवल था अभी बहुत घटा दिया था ना पिछले 2-3 सालों में, बहुत घटिया हो गया था वो, ठीक है? लेकिन इस बार का जो पेपर है वो वही लोग सेट कर रहे हैं जो CBSE बोर्ड का क्वेश्चन सेट करते हैं। CBSE बोर्ड का क्वेश्चन से, CBSE बोर्ड का आपने ऑब्जेक्टिव देखा है, वो अच्छा होता है ऑब्वियसली, नीट के लेवल से तो
अच्छा ही होता है, जितना ऑब्जेक्टिव आपको सीबीएसई बोर्ड का मिला होगा। तो जाहिर सी बात है नीट भी अगर देने जाओगे ना तो अब लेवल अगले साल में थोड़ा सा ऊपर तो रहेगा ही। ठीक है, तो बताओ हम बाहर वाले कोयल को क्या मान लेते हैं? मैंने नाम दो, 1 2 बोलो कुछ भी। 1 मान लेते हैं। अंदर वाले को क्या मान लेते हैं? नहीं नहीं, तो R1 अंदर वाले का दिया है तो अंदर वाले को 1 मानो। बहुत बढ़िया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कोयल नंबर 1 है, इसको मान लेते हैं कोयल नंबर 2, है कि नहीं? करंट हमने भेजा है कोयल नंबर 2 में, तो क्या हम इसको I2 बोल दें? ठीक है, और हम फ्लक्स चेक करेंगे किसमें? अंदर वाले में। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो अभी इसको हमको बोलना पड़ेगा φ1 NBA cos थीटा। n की जगह पे हम लोग 1 ले लेंगे, छोड़ दिया जाए b की जगह पे। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई क्या? अरे बोलो ना, तो 2R2 नहीं हो जाएगा? हाँ ठीक है, तो ये हो गया बी। और एरिया में तो हम बस इसी का ना एरिया लेंगे, और जो कि कितना हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर। आप समझे नहीं? और कॉस थीटा में थीटा हमेशा कितना लेंगे हम लोग? 0, क्योंकि देखिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? बाहर आएगा। तो हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर ले, और अगर मान लीजिए इस करंट को हम ऐसे ना भेज के ऐसे भेज रहे होते हैं तो कहाँ आता? तब हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अंदर मान लेते, वो तो हमारे ऊपर होता है। यानी हर केस में दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 0 डिग्री। तो हम ना cos 0 डिग्री लिखेंगे। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, हो गया, ये हमने फ्लक्स लिख लिया। अब हम ये बात जानते हैं, सिंस φ1 इज इक्वल्स टू m इंटू I2। अरे यही तो होता है, φ इज इक्वल्स टू LI कब होता है? ये कब होता है? सेम करंट सेम का फ्लक्स। लेकिन हम क्या है कि इसका करंट और इसका ना फ्लक्स देख रहे हैं। तो बताइए ये जो आपका φ1 होगा वो m इंटू I2 होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस में 1 और 2 इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे LHS दोनों का बराबर है, तो RHS भी दोनों का बराबर होना चाहिए। ये भी φ बराबर समथिंग, ये भी φ बराबर समथिंग, तो समथिंग बराबर समथिंग। तो चलिए आप MI2 को इक्वेट कराइए म्यू नॉट I2 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना? R2। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ से बताइए I2 से I2 गई 2, तो m बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना? R2। क्योंकि हमारे फाइनल आंसर में बस होना चाहिए R1 और R2, इसके अलावा और किसी चीज का जिक्र नहीं है। नहीं समझे? हाँ, तो मीडियम भी हम लोग वही वैक्यूम ही मानेंगे, जब मीडियम का भी जिक्र नहीं है तो म्यू नॉट आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो मैं कहता हूं कभी भी देखिए आप ना कुछ ना समझ में आ रहा हो तो हमेशा आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाइएगा कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम की चीज का जन्म। तो आपको याद आ रहा होगा यहीं पे ना जन्म हुआ था। आप समझ रहे हैं? ठीक, गुड। ये आपको समझ में आया? कुछ लोगों को तो आया ही होगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? चलो हाथ गिरा दो। और कितने लोगों को दोबारा पूछना है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, शर्माना भी जरूरी है, जिंदगी में ससुराल भी तो जाना है। क्या ससुराल भी जाना है? ठीक है, आप समझ गए क्या हुआ इधर? बोलो ना। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, जेई मेन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूं। उसने ऐसा किया कि एक लूप यहाँ दे दिया और एक लूप को बाबू यहाँ दे दिया, और इसको कहा उसने कि ये बहुत ही छोटा है इसके रेस्पेक्ट में। तो आपको बताना था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। सेम काम करेंगे कि नहीं बताइए? इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ करंट भेज देंगे, मान लो I1 भेज दिए, और इसमें हम लोग फ्लक्स चेक कर लेंगे। बोलिए, तो तब देखो इसमें और इसमें बस एक ही अंतर है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? सेंटर वाला। वहां पर एक्सिस वाला यूज होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टू द पावर 3/2। सही है। बाकी जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटा लूप है। तो हम लोग आराम से लिखेंगे एन की जगह, जो पता ना उसमें नंबर ऑफ टर्न दिया था कि नहीं दिया था, दिया होता तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ही गया। अरे बोलो, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या आएगा? I1 आएगा ना। अरे यार,
कुछ भी मतलब म्यू नॉट I1, चलो इसका रेडियस अगर r है तो क्या लिख देंगे, r स्क्वायर r डिवाइड, चलो ये भी बताया है कि x डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है, ऐसा बताया है। तो 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितना 3/2, इसका एरिया ना लिखेंगे, तो इसका रेडियस शायद स्मॉल आर दे दिया था, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब φ2 हो गया। अब φ2 क्या होगा बताइए, m इंटू I1 हो जाएगा, ये I1 से I1 जस्ट कट जाएगा और आपको मिल जाएगा m बराबर इतना, जिसमें r दिया ही है, x दिया ही है, स्मॉल r दिया ही रहेगा। तो शायद कैलकुलेशन थोड़ा टफ था इसका, लेकिन हो जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन कब पूछा बताइए, इसी साल CBSE ने पूछा, तो ये आपको देने वाला था कितना नंबर, 3 नंबर, ठीक है, हाँ 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। जा एक बोल रहा है सर, अच्छा मे बी ये और ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन हो, अरे ये और ये क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब ये फोटो का इससे रिलेशन नहीं है, हाँ ठीक है, वो अपना सेपरेट है, ये अपना सेपरेट है, ठीक है, वही तो मैं भी सोचूं कि ऑडियो वीडियो मैच क्या नहीं कर रहा है। 2 कोप्लेनर concentric coils of loop arranged coaxially obtain the, oh my god, this is the exact question which has been asked in NCERT in example, है कि नहीं। तो NCERT के क्वेश्चन को सेम रिपीट किया कि नहीं, बस उसमें R1 R2 दिया था, इसमें कैपिटल R और क्या दे दिया, स्मॉल r दे दिया, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, देख रहे हो, तभी तुमको 3 नंबर नहीं दे रहा है, इतना तुमसे देखो सोचवा रहा है, फिर भी तुमको 3 नंबर नहीं दे रहा है, कह रहा है कि 3 नंबर चाहिए, तो आओ एक और सॉल्व करो। स्क्वायर लूप ऑफ साइड कितना 20 सेंटीमीटर, स्टार्ट्स मूविंग एट t = 0। प्रिंस कौन सा बोर्ड है तुम्हारा, अरे यार, हाँ तब क्या, तो तुम स्कूल, अच्छा संडे हतवार है ना, तो मध्याह्न भोजन कर रहे हो कि नहीं तुम लोग, वो तुम लोगों के लिए नहीं होता है, अरे थरिया लेके जाना होता है और उसमें मिलता है खिचड़ी अंडा अंडा सब मिलता है, वो अच्छा वो कितने क्लास तक के लिए होता है, 8th तक के लिए होता है, 9th में चले जाओगे तो मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ड्रेस है तुम लोगों का, ड्रेस ड्रेस नहीं है, अच्छा ड्रेस भी 8th क्लास तक ही है, चलो छोड़ो हटाओ, अरे देखो ना समय बहुत तेजी से भाग रहा है। और स्क्वायर लूप ऑफ साइड कितना 20 सेंटीमीटर, स्टार्ट मूविंग एट t = 0 विथ वेलोसिटी कितना 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, अच्छा वही सेंटीमीटर पर सेकेंड, टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म magnetic field as shown in the figure, specify the time interval during which induced EMF is produced in the loop। ओहो, ये थोड़ा दूसरे टाइप का बात कर रहा है, ये कह रहा है बताइए कितनी देर तक उसमें EMF इंड्यूस्ड रहेगा, टाइम इंटरवल बताना है, t = इतना सेकंड से लेकर t = इतना सेकंड तक EMF इंड्यूस रहेगा, ये आपको बताना है। क्या बोलते हो सुशांत, तुम्हारा कौन सा बोर्ड है, चलो ठीक, बताओ, आप सोच पा रहे हैं कितनी देर तक इसमें EMF इंड्यूस्ड रहेगा, जितनी देर तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, इज दिस द आंसर, कि जितनी देर तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा उतनी देर तक इसमें EMF इंड्यूस रहेगा, नहीं नहीं नहीं, मूव तो शुरू से लेकर लास्ट तक करेगा वो, नहीं नहीं, कुछ ऐसा आप बताइए जो कि सही हो। ये लड़का बोल रहा है कि सर जितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा वो सही आंसर नहीं है, या जितनी देर तक मूव करेगा वो भी सही है, सही आंसर सर बेसिक डेफिनेशन में छुपा हुआ है कि जितनी देर तक इसमें का फ्लक्स चेंज होगा, नहीं समझे यार,
उतनी देर तक ईएमएफ फ्लक्स कब तक चेंज होगा? जब ये एंटर करना शुरू करेगा। नहीं समझे आप? तो जितना टाइम इसको एंटर करने में लगेगा उतनी देर तक फ्लक्स चेंज होगा। एक बार जब वो एंटर कर गया तो उसके बाद फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाएगा। अरे आप समझ रहे हैं क्या? बोलिए ना। अब नहीं समझ रहे हैं? एंटर कर गया, मान लो लूप यहाँ आ गया, ये देखो लूप यहाँ आ गया। एक मिनट, एक काम करते हैं ना, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बनाते हैं, क्या बोलते हो? और तब तुम मुझको बताना कि कब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, ठीक है? और हमको लग रहा है कि तुम लोग तो बताइए देगा। तुम लोग है खतरनाक आदमी। हाँ बोलिए, हाँ बताइए। ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, क्या बोलते हो? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इसमें है। मैं इसको धीरे धीरे लेके इधर जा रहा हूँ और आपको बताना है, शांत रहिए, कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि नहीं, बताना है। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है? क्या है? मूव तो ये कर रहा है। अरे सर, मूव करने से थोड़े होता है, इसके अंदर का फ्लक्स भी तो बदलना चाहिए। इसके अंदर मैं, हाँ चलो चलो बताना, जब होगा तब बोलना कि अब हो रहा है ऐसा। अब हो रहा है। अब अभी अभी भी तो मूव कर रहा है, अभी भी तो मैग्नेटिक फील्ड में है ये, लेकिन फिर भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट हो गया है। आप समझ नहीं रहे हैं? फिर बताइए, ये बताइए। अब फिर ऐसा पूरा बाहर निकल गया, ठीक। ठीक है, तो तुम बताओ इसमें कब कब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? जब जिस समय ये एंटर कर रहा होगा या फिर एग्जिट ले रहा होगा। तो पहले तो बताओ कितना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक जाने में? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 सेंटीमीटर तक पहुंचने में कितना समय? तो 2 सेकंड बाद ये पहुंच गया रहेगा यहां पर, क्या बोलते हो? और फिर उसके बाद उसको कितना समय लग जाएगा यहां तक पहुंचेगा ना, कितना समय लग जाएगा यहां तक पहुंचने में? मैंने कितना और इसको आगे चले जाना है? 20 सेंटीमीटर और जाना है ना, तब ना वो यहाँ। एक मिनट रुक जाइए, तब एक काम करिए, फोटो आप ना बनाइए ऐसे करके, ठीक है? पहले कॉइल कहाँ था? यहाँ था, और उसको पहुंचाना कहाँ है? चलिए, ऐसा कॉइल है, ये कितने का है? बाकी खुद 20 सेंटीमीटर का है। कॉइल जो है वो कितने का है? 20 सेंटीमीटर का। और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको कहाँ पहुंचा देना है आपको? आपको उसको यहाँ ना पहुंचा देना है, यहाँ तक ना पहुंचा देना है। तो ये 2 सेकंड में नहीं जाएगा। तो t = 2 सेकंड तक ये वाली स्थिति रहेगी। अब उसको यहाँ से पहुंचाना है यहाँ। अरे बोलो, मैंने कहने का मतलब है कि तुमको यहाँ तक ना पहुंचा देना है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना था? 10 सेंटीमीटर था। बोलो, 10 सेंटीमीटर जाने के बाद वो एंटर करना शुरू करेगा, उसके बाद 20 सेंटीमीटर तक वो एंटर करता रहेगा, क्या बोलते हो? तो कितना समय लगेगा? 4 सेकंड, यानी t = 6 सेकंड हो गया। तो पहले t = 2 सेकंड से लेके t = 6 सेकंड तक वो अंदर एंटर कर रहा होगा। अरे बोलो यार। उसके बाद तुम बताओ ये टोटल कितने का है? 40 सेंटीमीटर का है। नहीं समझे आप? तो ये तो 20 सेंटीमीटर ना है, माने आधा तो है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड, यानी कितने डिस्टेंस तक? माने उसको तो यहाँ ना पहुंचा देना है आपको, अगले 20 सेंटीमीटर तक। देख रहे हो, कोई ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो 20 सेंटीमीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा? तो 4 सेकंड तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, यानी अगले 10 सेकंड तक कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो अब एक टाइम इंटरवल ये हो गया, अगला टाइम इंटरवल अब शुरू होगा t = कहाँ से? 10 सेकंड से। और फिर जब ये पूरी तरीके से बाहर निकलेगा तो उसको फिर कितना बाहर आना है? 20 सेंटीमीटर। तो 4 सेकंड ना, तो t = कितना? 14 सेकंड। तो हम लोग बताएंगे t = 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फिर 10 सेकंड से लेके
तुमको ये मामूली क्वेश्चन लग रहा है? हैं? मामूली क्वेश्चन लग रहा है ये? ठीक है, हम लोग मिल के सोच रहे हैं तब ना। मैंने सिचुएशन को पहले बहुत अच्छे तरीके से तुमको क्लियर करके दिया कि देखो ऐसा ऐसा है ना, तो तुमको तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ढंग से कि करें क्या हम इसमें। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये चीज है। क्या हुआ है? फीवर हो गया है? ठीक है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कोई साथ भी जाना चाहते हैं? हाँ, लेके जाओ, साथ जाओ। मतलब 3-4 आदमी भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुम खाली अकेले छोड़ के आ जाओगे? ठीक है, ठीक। हाँ, हो गया ना ये। सीबीएसई बोर्ड 3 नंबर का सवाल था, पूछना है दोबारा ये? फिर समझाऊं क्या? फिर समझाऊं? बोलिए ना, आप लोग बोलिए ना। क्या करना पड़ेगा? लिखना कौन सी का पड़ेगा? तुम जैसे करो, तुमको आंसर बताना है खाली। क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई द टाइम, बस टाइम तुमको बताना है। कौन सी इसमें लिखोगे तुम? है? एकदम नंबर देगा। तुम फोटो ऐसा बना देना, मैंने एक ही में सब बना दिया है। तुम 2-3 को फोटो अलग अलग बना देना। ये t=0 से 2 से लेके 6 सेकंड वाला बना देना, फिर ऐसा बना देना, ठीक है। नंबर नहीं कटता है सीबीएसई, ऐसा तुम मत समझना कि आंसर लाओ बहुत है काफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई ईमानदारी से कॉपी चेक करने लगे तो 2 coils C1 एंड क्या C2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। ये कब का है? ओह, इसी साल का है। C1 and C2 are placed close to each other. The magnetic flux phi2 linked with the coil C2 varies with current कितना? I1 flowing in the coil C1 as shown in the figure. अच्छा, तुमको ग्राफ दिया हुआ है ना? अरे तुमको क्या दिया है? ग्राफ दिया है। तो पहला कहता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, इस अरेंजमेंट का क्या होगा? व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस? कितना? कैसे तुम पता कर लिया 2.5? स्लोप निकाल के। तो सुनिएगा 1 मिनट, क्या पढ़ा है हम लोगों ने? ये phi2 और ये I1 है। तो हमने पढ़ा है phi2 इज इक्वल टू कितना होता है? m इंटू I1 होता है। अरे बोलिए बोलिए। तो अगर हम देखो, तो हम तो ऐसे भी कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू तब हो जाएगा phi2 बाई क्या I1। तो किसी एक पॉइंट पर देख लो phi2 कितना है और उस पॉइंट पे I1 कितना है। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये दिया ही हुआ है कि ये जहां I1 की वैल्यू 6 है, बोलो, जहां I1 की वैल्यू कितनी है? अरे कितनी है बोलिए? 6 है। वहां phi2 की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो 6/15 करोगे? अरे गजब पाएगा। तुम उसको कहाँ छोड़ के आ गया? ये किस टाइप का बुखार चढ़ा है उसको? हैं? समझ रहे क्या बोल रहे हो? अच्छा चलिए ठीक है, तो phi2 बाई I1 कर लेंगे ना। तो phi2 कितना है बताइए? 15 है और I1 6 है। ये 15/6 कितना आ रहा है? 2.5 आ जाता है। चलिए आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ 2.5 और तब हेनरी हो जाएगा। होता गया। अब कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट di1/dt इतना है। व्हाट विल इंड्यूस क्या है, सॉरी, दैट विल इंड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 100 वोल्ट। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, एम डी आई बाई क्या होता है? तो एम मैंने ठीक है, तुम अगर E2 देख रहे हो तो I1 आएगा और क्या डी बाई। तो एम हम निकालिए लिए हैं 2.5 और di1/dt दिया ही हुआ है। कितना दिया हुआ है? ओ, ई दिया है, ई दिया है, ई दिया है, और निकालना है। यहां हम लोग निकाल लेते हैं। तो बताओ ई कितना दिया है? 100 वोल्ट दिया है। ये है 2.5। तो क्या हम di1/dt नहीं निकाल सकते हैं? इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा?
हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है 40 एम्पियर पर सेकंड, ऐसा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हम लोग ऐसा कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। क्या बोल रहे हो? ब्रेक चाहिए क्या आप लोगों को? है तो कितना, आधा घंटा तो और बचा हुआ है। आधा घंटे के लिए आपको ब्रेक चाहिए, छुट्टी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे मत करिए, छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं आपको ब्रेक दे सकता हूँ 5 मिनट में, लेकिन एकदम आ जाना है। और अभी जो टॉपिक पढ़ाई होगा वो इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, इन एन इंडक्टर। ठीक है, आइए 5 मिनट समय शुरू होता है अब।